मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर बसा छोटा सा देश इजराइल यहूदियों का वो देश बनकर उभरा जिसे सर्वाइवल की तर्ज पर बसाया गया। हिटलर की यातनाओं के साथ साथ जब दुनिया ने यहूदियों से अपना मुंह फेर लिया, तब 14 मई 1948 को इजराइल का जन्म हुआ। इतिहास उठाकर देखें तो आज के मॉडर्न इजराइल की कामयाबी के किस्से इतने बड़े बड़े हैं कि ये देश न केवल स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है बल्कि इकोनॉमिकली भी काफी आगे है। लेकिन दुनिया की इस डिस्प्यूटेड कंट्री के लिए डेवलप्ड और वर्ल्ड पावर बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। इस देश को अपनी फॉर्मेशन के पहले दिन से ही आक्रमण के उस दौर से गुजरना पड़ा है कि खुद को बचाने के लिए इसे युद्ध का सहारा लेना पड़ा और पूरे मिडिल ईस्ट में कई पावरफुल कंट्री को चकनाचूर करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि न्यूली फॉर्म्ड इजराइल युद्ध की कगार पर आखिर कैसे पहुंच गया? ऐसे क्या रीजन रहे कि हिटलर के अंत के बाद भी यहूदियों के सर्वाइवल की लड़ाई एक लंबे समय तक खत्म नहीं हुई? और कैसे इस लड़ाई में इजराइल ने खुद को एक बड़ी मिलिट्री पावर बनाया? इजराइल को कई डेकेड्स की स्ट्रगल के बाद साल 1948 में यहूदियों द्वारा पैलेस्टाइन में बसाया जाता है। अपनी एग्जिस्टेंस के पहले दिन से ही इजराइल दुनिया का वो देश बनकर उभरता है जिसे पूरे मिडिल ईस्ट की नफरत झेलनी पड़ती है। जीसस के हत्यारे कहलाए जाने की वजह से हजारों सालों तक जूस पर जो अत्याचार हुए, उसी से परेशान होकर जूस मानने लगे कि उनके लिए लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। इसीलिए लेट 1800 से ही वो अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। 1881 से ही यहूदी पैलेस्टाइन में जाकर अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे फर्स्ट अलाया कहा जाता है। उस समय पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में अरबों का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटिश अरबों से प्रॉमिस करते हैं कि ओटोमन एम्पायर के खिलाफ उन्हें समर्थन देने पर अगर वह जीत जाते हैं तो पैलेस्टाइन का इलाका अरब रेवोल्यूशनरी को दे दिया जाएगा। इसी तरह का प्रॉमिस वह जूइश लोगों से भी करते हैं और कहते हैं कि अगर वह जीते तो पैलेस्टाइन में जूस को एक अलग देश बसाने में मदद करेंगे। इसी प्रॉमिस के तहत ब्रिटिशर्स बाल्फोर डिक्लेरेशन भी अनाउंस करते हैं। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह का पब्लिक स्टेटमेंट देती है और इस बात का समर्थन करती है कि पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए नेशनल होम की स्थापना होनी चाहिए। इस डिक्लेरेशन के बाद से ही दुनिया भर से जूस भारी संख्या में पैलेस्टाइन आने लगते हैं। लेकिन इस डिक्लेरेशन को इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसी अरब स्टेट से भारी ऑपोजिशन झेलने को मिलता है। अरब कंट्रीज जूस के न्यू नेशन आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर को हार मिलती है, वैसे ही ब्रिटिश और फ्रांस मिडिल ईस्ट के हिस्से पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ऐसे में पैलेस्टाइन का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में आ जाता है और 1918 से 1948 तक पैलेस्टाइन पर ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने तक हिटलर ने हॉलोकॉस्ट में ऑलमोस्ट 6 मिलियन जूस मार दिए थे। हालांकि इस दौरान लाखों कई जूस जर्मनी से भागकर अमेरिका और दूसरे देशों में पनाह लेते हैं। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जब सभी यहूदियों को कोई भी सेफ कंट्री नसीब नहीं होती है तो इनकी तरफ से अपने लिए एक नए राष्ट्र की मांग तेज हो जाती है। इसी बीच दुनिया भर से पैलेस्टाइन में पनाह लेने वाले जूस की संख्या में भारी इजाफा होता है। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स भी जूस के पैलेस्टाइन में घुसने पर रोक लगा देते हैं और इससे इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है। अब अपने सर्वाइवल के लिए यहूदियों के पास केवल एंशिएंट होमलैंड का सहारा होता है। 1947 में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181 के तहत एक पार्टीशन प्लान को प्रपोज करती है। इस प्लान के तहत यूएन रेकमेंड करती है कि ब्रिटेन का पैलेस्टाइन से कंट्रोल खत्म होने के बाद पैलेस्टाइन को जूइश और अरब स्टेट में बांटा जाए और जेरूसलेम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखा जाए जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा रन किया जाए। अब क्योंकि जेरूसलेम मुस्लिम और जूस दोनों के लिए होली लैंड होता है, इसलिए इस पार्टीशन को जूस की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, लेकिन सभी अरब देशों से इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिजेक्शन ही मिलता है। यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट भी इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को अपोज करती नजर आती है। इसीलिए अरब लीडर्स किसी भी तरह के टेरिटोरियल डिवीजन के हक में नहीं होते। अरब लीग के लीडर अजम पाशा ये कहने से भी पीछे नहीं हटते कि जूस और अरब के बीच पैलेस्टाइन को पाने की होड़ का परिणाम केवल वॉर से ही निकल सकता है, फिर चाहे पैलेस्टाइन हार ही क्यों ना जाए। इस स्टेटमेंट के बाद से ही जूइश एंड अरब स्टेट्स के बीच पॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर पहुंच जाती है। इजराइल को लेकर अरब लीडर्स का विरोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे ही ब्रिटेन भी इस पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करने से पीछे हट जाता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घातक जंग से ब्रिटेन पहले ही कमजोर पड़ चुका था। अपने कोलोनियलिज्म को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के पास ना तो पावर थी और ना ही फंड्स। इसलिए ब्रिटेन फैसला कर लेता है कि 14 मई 1948 को वह पैलेस्टाइन से अपना कंट्रोल खत्म कर लेगा। इस खबर के फैलते ही जूस और अरब्स के बीच हिंसा तेजी से बढ़ती है। जेरूसलेम के नजदीक बसे एक गांव देर यासिन में अप्रैल 9, 1948 को मैसेकर ब्रेकआउट हो गया। ज़ायनिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप्स के लोगों ने इस गांव में घुसकर 100 से ज्यादा पैलेस्टीनीज को मौत के घाट उतार दिया। इसी के कुछ दिन बाद अरब फोर्सेस भी जूइश कॉन्वॉय पर हमला करते हैं, जिसमें 78 लोग मारे जाते हैं। दोनों गुटों के बीच बढ़ती हिंसा के बीच 14 मई 1948 को ब्रिटेन पैलेस्टाइन से एग्जिट कर जाते हैं और इसी के साथ यूएन के पार्टीशन प्लान को अपनाते हुए इजराइल खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देता है। इस तरफ इजराइल अभी अपनी आजादी का जश्न मना भी नहीं पाता कि उससे पहले ही इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान पैलेस्टाइन के सदर्न और ईस्टर्न हिस्से को कब्जे में ले लेते हैं। अपने इन्वेजन को जारी रखते वह ईस्ट जेरूसलेम और ओल्ड सिटी के जूइश क्वार्टर को भी कब्जे में ले लेते हैं। इसके पीछे वह अपना मकसद पैलेस्टाइन में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना बताते हैं। लेकिन इस इन्वेजन के खिलाफ इजरायली भी आवाज उठाते हैं और यहूदा माउंटेन से जेरूसलेम जाने वाली रोड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इजरायलियों के लिए ये जंग अब केवल टेरिटरीज की सेफ्टी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके लिए ये जंग अपने सर्वाइवल को बचाने की उम्मीद होती है। इसीलिए वो पूरी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अरब फ्रंट का सामना करते हैं और बेथलहम के पास इजिप्शियंस और ट्रांस जॉर्डेनियन अरब्स सेना के इन्वेजन को फेल कर देते हैं। इसी दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन भी इजराइल को न्यू कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। साथ ही सोवियत यूनियन भी इजराइल को मान्यता देने से पीछे नहीं हटता। 1948 से 1949 के बीच अरब और इजरायलियों में जंग जारी रहती है, लेकिन इसमें जीत इजरायलियों के हाथ आती है। युद्ध के अंत तक जूस अपने देश की सीमा को यूएन द्वारा निर्धारित सीमा से 37% ज्यादा बड़ी कर लेते हैं, लेकिन इस वॉर का परिणाम आम जनता को झेलना पड़ता है। लगभग 350 पैलेस्टीनीज बुरी तरह तबाह हो जाते हैं। पैलेस्टाइन के सेंटर से लोग भारी संख्या में ईस्टर्न रीजन की तरफ माइग्रेट करते हैं। इजराइल से भी लाखों की संख्या में लोग अरब कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करते हैं। हालात इतने खराब होते हैं कि न्यूली क्रिएटेड इजराइल में अरबों की संख्या लगभग 7 लाख से घटकर 1,65,000 तक रह जाती है। साथ ही 20% से ज्यादा पैलेस्टीनियंस पैलेस्टाइन छोड़कर लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और इराक में बस जाते हैं। इसी बीच इजरायली अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के दम पर इजिप्ट पैलेस्टाइन पर बसे नेगेव डेजर्ट को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इजराइल की बढ़ती पावर न केवल अरब देशों को हिलाकर रख देती है, बल्कि उनके लिए मुसीबत भी बन जाती है। जनवरी 1949 में आखिरकार वॉर तब खत्म होती है जब इजराइल 4 अरब देशों के साथ आर्मिस्टिस अग्रीमेंट्स पर साइन करता है। इस अग्रीमेंट के तहत इजराइल अरब देशों यानी इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के साथ युद्ध पर विराम लगा देता है और एक अरब कंट्रोल टेरिटरी को टेम्पररी बॉर्डर मानकर अपने देश की बाउंड्रीज को सिक्योर कर लेता है। 1948 की इस जंग को इजराइल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में याद रखता है, लेकिन अरब देशों के लिए यह युद्ध एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी बन जाता है। लगभग 7 लाख पैलेस्टीनीज जो इजराइल से भागकर लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के रेफ्यूजी कैंप्स का सहारा लेते हैं, उन्हें इजराइल वापस एंट्री देने से मना कर देता है। इन लोगों को ना तो अरब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलती है और ना ही इनके पास अपना घर बचता है। ऐसे में ये रेफ्यूजी कैंप में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच वॉर तो खत्म हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसकी सबसे बड़ी वजह अरब स्टेट से उठी 2 डिमांड्स होती है, जिसे इजराइल एक सिरे से नकार देता है। दरअसल अरब देश इजराइल से मांग करते हैं कि वह यूएन पार्टीशन प्लान के तहत निर्धारित टेरिटरी तक सीमित रहे और कब्जा की गई टेरिटरी से विड्रॉ कर ले। इसके अलावा अरब देश ये भी मांग करते हैं कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को इजराइल दोबारा लौटने का अधिकार मिले, लेकिन इजराइल इन दोनों मांगों को रिजेक्ट कर देता है। एक तरफ जहां पैलेस्टीनियन को इजराइल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वहीं 7 से 9 लाख जूस को अरब कंट्री से भी एक्सपेल कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि इजराइल और उसके पड़ोसी देशों में सिचुएशन चाकू की नोक पर रहती है और यहूदियों के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह जारी रहता है।
1956 में इजिप्ट और इजराइल के बीच मामला तब और बिगड़ जाता है जब इजिप्ट सुएज कैनाल पर अपना एक अधिकार जमा लेता है और एक बड़े सुएज कैनाल क्राइसिस को जन्म देता है। दरअसल 1956 से पहले सुएज कैनाल को ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कंट्रोल किया जाता था। व्यापार के लिहाज से ये सी रूट काफी इंपॉर्टेंट था। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता था और यूरोप के 2/3 ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन इसी रूट से किया जाता था। इसलिए 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर जब सुएज कैनाल को नेशनलाइज करते हैं तो इस फैसले से ब्रिटेन में हल्ला मच जाता है। इसके अलावा इजिप्ट गल्फ ऑफ अकाबा को इजराइल के लिए ब्लॉक कर देता है। इससे इजराइल का रेड सी एक्सेस ब्लॉक हो जाता है और इसीलिए इजराइल भी ब्रिटेन के साथ मिलकर इजिप्ट के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए राजी हो जाता है। सुएज कैनाल क्राइसिस को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल मिलकर इजिप्ट पर अटैक करने का सीक्रेट प्लान बनाते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले इजराइल इजिप्ट के गाजा और सिनाई पेनिनसुला को इन्वेड करता है और फिर सुएज कैनाल जोन की तरफ मूव करते हुए पूरे ईस्ट पेनिनसुला को कैप्चर कर लेता है। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में कूद पड़ते हैं और सबसे पहले पोर्ट सैड और पोर्ट फाउथ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इस बीच यूएसएसआर भी इनडायरेक्टली इस युद्ध में अपनी रुचि दिखाता है और मिडिल ईस्ट में अपने फुटहोल्ड जमाने के लिए चेकोस्लोवाकिया के साथ एक आर्म्स डील करता है। इस आर्म्स डील से इजिप्ट को सोवियत से वेपन्स की सप्लाई मिलती है और सोवियत यूनियन और इजिप्ट की नजदीकियां बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों नेशंस की बढ़ती नजदीकी अमेरिका को जरा भी रास नहीं आती। हालांकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में शुरू से ही इजराइल को सपोर्ट करता आया था और वो इजराइल को वेपन्स भी सप्लाई करता था, लेकिन अमेरिका को ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के सीक्रेट प्लान की कोई खबर नहीं होती। इसलिए इस बात से नाराज होकर अमेरिकी प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर यूएन रेजोल्यूशन के सहारे इजराइल और इजिप्ट को युद्ध से पीछे हटने का अल्टीमेटम देते हैं। साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस को भी सुएज कैनाल जोन छोड़ने की चेतावनी देते हैं। इस चेतावनी का जब इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस पर कोई असर नहीं पड़ता तब 6 नवंबर 1956 को अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस को दिए जाने वाले बड़े लोन्स कैंसिल करने की धमकी देता है। साथ ही तीनों नेशंस पर बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस थोपने का ऐलान कर देता है। इस फैसले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस सुएज कैनाल से अपनी सेना हटा लेते हैं और इजराइल को भी पीछे हटना पड़ता है। ये जीत इजिप्ट को मिडिल ईस्ट पर पॉलिटिकल कंट्रोल दे देती है। अब्दुल नासिर अरब देशों के हीरो बनकर उभरते हैं, लेकिन इजरायलियों को इस वॉर में करारी शिकस्त मिलती है। इजराइल को सुएज कैनाल जोन को छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसे स्ट्रेट ऑफ टिरान से अपने व्यापार को अंजाम देने का अधिकार मिल जाता है। 1956 से 1967 के बीच जहां इजिप्ट की सोवियत यूनियन से करीबी बढ़ती चली जाती है, वहीं यूएस अपना झुकाव इजराइल की तरफ मोड़ लेता है। अमेरिका इजराइल के साथ लिमिटेड आर्म्स एंड वेपन्स डील करता भी नजर आता है। उधर मिडिल ईस्ट में इजिप्ट और यूएसएसआर की बढ़ती नजदीकियों के साथ ही इजराइल की इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के साथ बॉर्डर टेंशन भी बढ़ जाती है। कई पैलेस्टीनियन गुरेला ग्रुप अक्सर सीरिया के सपोर्ट से इजराइल को निशाना बनाते हैं, लेकिन इजराइल सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ सीमा पर हमले करके जवाबी कार्रवाई जारी रखता है। फिर सीरिया इजराइल पर एयर एंड आर्टिलरी अटैक करता है, जिसके जवाब में इजराइल भी अपनी एयर एंड आर्टिलरी एंगेजमेंट दिखाते हैं। दोनों के बीच हुई कांटे की इस टक्कर में सीरिया के 6 जेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस बढ़ती मिलिट्री टेंशन के बीच इजराइल ये समझ जाता है कि अरब स्टेट्स उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और इस खतरे को युद्ध से ही संभाला जा सकता है। ऐसे में इस युद्ध को चिंगारी देने का काम सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी करती है। 13 मई 1967 को केजीबी इजिप्ट को इन्फॉर्म करती है कि इजराइल सीरिया पर फुल स्केल इन्वेजन करने वाला है और इसीलिए अपनी मिलिट्री फोर्सेस को नदर्न बॉर्डर की तरफ तैनात कर रहा है। हालांकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन झूठी साबित होती है, लेकिन इस खबर के सामने आते ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने एलाई कंट्री सीरिया की मदद के लिए अब्दुल नासिर इजिप्शियन आर्मी को सिनाई पेनिनसुला की तरफ कंसंट्रेट कर देते हैं। यहाँ 1948 की वॉर के बाद से ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स को तैनात किया गया था
लेकिन इजिप्शियन फोर्सेस इजराइल के बॉर्डर पर तैनात यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां से हट जाने की मांग करती है। अगले कुछ दिनों में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल अपनी फोर्सेस को मिलिट्री एक्शन के लिए तैनात कर देते हैं। इसी बीच इराक भी अपनी एक्सपीडिशनरी फोर्स को जॉर्डन की मदद के लिए भेज देता है और सऊदी अरेबिया भी इस युद्ध में शामिल होने में अपना इंटरेस्ट जाहिर करता है। सिर्फ एक छोटे से इजराइल को रोकने के लिए सभी पड़ोसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज यूनाइट होती नजर आती है। इन सब के बीच इजराइल के सब्र का बांध तब टूट जाता है जब इजिप्शियन प्रेसिडेंट 22 मई 1967 को रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट ऑफ टिरान सी पैसेज में इजरायली मरीन शिप्स को ब्लॉक कर देते हैं और जॉर्डन के किंग हुसैन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हैं। इजिप्ट के इस डिसीजन से बौखलाया इजराइल 1 जून 1967 को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करता है और 4 जून 1967 को फैसला करता है कि यहूदियों के सर्वाइवल के लिए वह युद्ध पर जाएंगे। हालांकि इजराइल जानता था कि इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के कोalition से बनी जॉइंट अरब फोर्स के खिलाफ इजराइल की फोर्सेस के पास कम आर्म्स एंड वेपन्स है और अरब के खिलाफ जीतना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सभी ऑड्स के बीच इजराइल की मीडिया ये खबर छापती है कि सभी सैनिक वेकेशन पर है, जबकि डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन फोकस की तैयारी में लग जाती हैं। इजराइल फोकस ट्रेनिंग करते हुए यूएस स्पाई ट्रांसमीटर एंटीना को भी डैमेज कर देता है ताकि फोर्सेस की मूवमेंट को ट्रैक ना किया जा सके। 5 जून 1967 को इजराइल ऑपरेशन फोकस को एग्जीक्यूट करता है और युद्ध का बिगुल बजा देता है। इस ऑपरेशन का मकसद इजिप्शियन एयरफोर्स को बर्बाद करना होता है, इसलिए लगभग 200 इजरायली एयरक्राफ्ट 5 जून की सुबह उड़ान भरते हैं और 14 इजिप्शियन एयरफील्ड्स को निशाना बनाते हैं। केवल 3 घंटे के अंदर इजिप्ट के 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो जाते हैं और 100 से ज्यादा पायलट्स मारे जाते हैं। एक ही झटके में इजिप्ट अपनी 90% एयर पावर को खो देता है और ये सरप्राइज अटैक इजिप्ट के होश उड़ा देता है। इजराइल के इस घातक हमले से जॉर्डन और सीरिया की एयर फोर्सेस भी हरकत में आती है और इजराइल पर धावा बोल देती है। इसके रिस्पॉन्स में इजरायली एयरफोर्स जॉर्डन, सीरिया और इराक के कई एयरफील्ड्स को भी बुरी तरह डैमेज कर देती है। इजराइल का ऑपरेशन फोकस एक मैसिव सक्सेस साबित होता है, जिसमें इजराइल के केवल 19 प्लेन्स को नुकसान पहुंचता है। दिन ढलते ढलते अरब स्टेट्स की एयरफोर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। एक तरफ जहां इजराइल को हवा में एयर डोमिनेंस मिल जाती है, वहीं 5 जून को इजिप्ट में ग्राउंड लेवल पर लड़ाई 3 फ्रंट्स पर शुरू होती है। पहली सिनाई फ्रंट, दूसरी जॉर्डन फ्रंट और तीसरी सीरियन फ्रंट। इजराइल इस जंग में न केवल एयर स्ट्राइक से अपने दुश्मनों पर साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं, बल्कि इनकी कमाल की इन्फेंट्री और टैंक्स भी इजिप्शियन फोर्स को कड़ी टक्कर देते हैं। ऐसे में इजरायली आर्मी पहले सिनाई पेनिनसुला और फिर गाजा स्ट्रिप को जीत जाती है। इजराइल की अग्रेसिव डिफेंस फोर्स के सामने इजिप्शियन आर्मी को भारी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ती है और इस जंग में इजराइल का पलड़ा भारी पड़ता नजर आता है। लेकिन जॉर्डन को खबर मिलती है कि इजिप्ट को इजराइल पर जीत मिल चुकी है, इसीलिए वो जॉर्डन फ्रंट से जेरूसलेम में इजरायली डिफेंस पर अटैक कर देते हैं। ग्राउंड पर जॉर्डन के युद्ध में उतरते ही इजराइल भी काउंटर अटैक में ईस्ट जेरूसलेम और वेस्ट बैंक पर एग्रेसिवली हमला करता है। इस खौफनाक बैटल में जॉर्डन की डिफेंस फोर्सेस के हाथ केवल एक बड़ी हार लगती है। 7 जून का दिन इजराइल के लिए खुशखबरी लेकर आता है। इस दिन इजरायली फोर्सेस जेरूसलेम की ओल्ड सिटी को कैप्चर कर लेते हैं और वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करके अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। इजराइल की ये खुशी जॉर्डन के लिए एक बहुत बड़ा झटका लेकर आता है, क्योंकि जेरूसलेम की ओल्ड सिटी इसके हाथ से निकल चुकी होती है। 8 जून को इजिप्ट यूएन रेजोल्यूशन के इंटरफेरेंस से सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए 9 जून को इजराइल अपनी अटेंशन सीरिया की तरफ शिफ्ट करता है और नदर्न ईस्टर्न बॉर्डर पर इस नेशन से जंग में उलझ जाता है। यहाँ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जी जान लगाकर लड़ते हैं और सीरिया के स्ट्रेटेजिक रीजन गोलन हाइट्स में घुस जाते हैं। जैसे जैसे लड़ाई टेंस होती है, इजरायली सैनिक अपनी ब्रेवरी का सबूत देते हुए गोलन हाइट्स को भी कैप्चर कर लेते हैं और दूसरे ही दिन सीरिया पर अपनी जीत के झंडे गाड़ देते हैं। केवल 6 दिन तक चली इस जंग में छोटा सा इजराइल मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े नेशंस को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। 5 जून से शुरू हुई ये फाइट 10 जून 1967 को तब रुकती है जब सीरिया भी सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेता है।
इस युद्ध में न केवल इजराइल को जबरदस्त जीत मिलती है, बल्कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की सुप्रीमेसी भी स्टैब्लिश हो जाती है। इस युद्ध के बाद इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ जाता है। इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, जॉर्डन का वेस्ट बैंक, ईस्टर्न जेरूसलेम और सीरिया के गोलन हाइट्स पर अब इजराइल अपना अधिकार जमा लेता है और अरब लीडर्स को हैरान करके रख देता है। इजराइल की ये जीत इजिप्शियन प्रेसिडेंट को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देती है, लेकिन लोगों के मास सपोर्ट से वो वापस पावर में आ जाते हैं। इस युद्ध में जहां लगभग 20,000 अरब सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं, वहीं 800 इजरायली सोल्जर्स मारे जाते हैं। इस जीत से इजराइल में तो जश्न का माहौल होता है, लेकिन अरब और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट की खाई और गहरी हो जाती है। साथ ही इजराइल ये घोषणा कर देता है कि वह सिनाई और कब्जे वाले क्षेत्रों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि अरब इजराइल संबंधों में कोई प्रोग्रेस नहीं हो जाती। दूसरी तरफ वॉर में मिली इस शिकस्त को लेकर ही अगस्त 1967 में अरब लीडर्स सूडान की कैपिटल खार्तुम में मिलते हैं और इजराइल के खिलाफ नो पीस, नो रिकॉग्निशन और नो नेगोशिएशन प्रॉमिस करने वाला रेजोल्यूशन पास करते हैं। इस रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अरब स्टेट्स ना तो इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और ना ही इस देश को मान्यता देंगे। इस रेजोल्यूशन से इजरायली अरब कॉन्फ्लिक्ट की आग और बढ़ जाती है और पैलेस्टीनियन लोगों में भी नेशनलिस्ट की भावना राइज होने लगती है। इस हार से पूरे मिडिल ईस्ट में मॉडर्न रेडिकल इस्लामिक और फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स भी चरम पर पहुंचते हैं। जनता की मांग होती है कि पैलेस्टीनियन स्टेट को दोबारा उसकी हिस्टोरिक टेरिटरी में बसाया जाए। 1970 में जब अनवर अल सादत इजिप्ट के प्रेसिडेंट बनकर सत्ता में आते हैं, तो इजिप्ट एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा होता है। ऐसे में वो इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला को इजराइल से वापस पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू इजिप्ट के लिए जरूरी होती है। अब ऐसी सिचुएशन में इजराइल से एक और वॉर लड़ना इजिप्ट अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए वह यूएस से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाकर इजराइल से पीस टॉक इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इजराइल के साथ हर तरफ की डिप्लोमेसी फेल होती नजर आती है, तो इसका नतीजा ये होता है कि अरब स्टेट्स का इजराइल के साथ 4th मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की नींव सादत और सीरिया के नए अलायंस से पड़ती है, जो साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक न्यू अटैक प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं। इजराइल पर हमला 6 अक्टूबर 1973 को प्लान किया जाता है, जो कि जूइश कैलेंडर का सबसे होलीएस्ट मंथ होता है। इसी का फायदा उठाकर इजिप्ट फोर्सेस ऑपरेशन बद्र लॉन्च करती है और सुएज कैनाल के ईस्टवर्ड डायरेक्शन से इजरायली लाइंस पर हमला करती है और वाटरवेज को पार करके बार-लेव लाइन को कैप्चर करने में सफल होती है। उधर सीरिया की डिफेंस फोर्सेस नॉर्थ की तरफ से आगे बढ़ती है और 2 घंटे के अंदर ही इजराइल का विंटेज पॉइंट इजराइल आई को कैप्चर करने में सफल होती है। सीरिया का कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव अटैक इजराइल पर पहले दिन भारी पड़ जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर इजराइल अपनी 2 आर्मर्ड डिवीजन को मूव करता है और सीरिया के जश्न को गम में बदल देता है। इजराइल सीरियन आर्मी को खदेड़ते हुए सीरिया की टेरिटरी को कैप्चर कर लेता है। अपने एलाय को हारते देख इराक, सऊदी और जॉर्डन भी अपनी सेनाओं को सीरियन फ्रंट पर भेजते हैं और देखते ही देखते बाकी अरब स्टेट्स भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। फिर भी इजरायली मिलिट्री फोर्स सीरिया की डेमास्कस सिटी में 35 किलोमीटर अंदर तक घुसने में कामयाब रहते हैं और कई नई टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दूसरी तरफ इजिप्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। केवल 10 ही दिन में इजरायली फोर्सेस इजिप्शियन फोर्सेस को सीज फायर से पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं और इजिप्ट की कैपिटल सिटी कायरो के करीब पहुंच जाते हैं। इजराइल की अग्रेसिव पावर इजिप्ट के छक्के छुड़ा देती है। अपने सभी ऑफेंसिव अटैक्स में इजिप्ट बुरी तरह पिटता नजर आता है। 22 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर करते हुए एक सीज फायर लागू करते हैं, लेकिन ना तो इजराइल इस लड़ाई को खत्म करने के मूड में होता है और ना ही इजिप्ट सीरिया दूसरी हार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। 25 अक्टूबर को यूएस और सोवियत के प्रेशर में आकर इजिप्ट और इजराइल सीज फायर एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए 11 नवंबर को दोनों देशों के बीच एक फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया जाता है। दूसरी तरफ सीरिया के साथ इजराइल की जंग कई महीनों तक जारी रहती है और आखिरकार मई 1974 में सीरिया भी इजराइल के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर के डिप्लोमेटिक मूव्स के चलते इजराइल यूएन सीज फायर जोन तक अपने मिलिट्री फोर्सेस को विड्रॉ कर लेता है और सीरियन फ्रंट पर ऑक्यूपाइड टेरिटरी से भी पीछे हट जाता है।
इजराइल इस वॉर में हालांकि विजयी होता है, लेकिन सीरिया इजराइल के हाथों गोलान हाइट्स का और भी ज्यादा हिस्सा खो देता है। दूसरी तरफ इजराइल से मिली शिकस्त के बावजूद भी ओपनिंग फेज में मिले इनिशियल गेन्स के चलते अनवर सादत अरब वर्ल्ड के नए हीरो बन जाते हैं। इस वॉर से न केवल अनवर सादत की पॉलिटिकल पावर बढ़ जाती है, बल्कि 1974 में यूएस सेक्रेटरी स्टेट हेनरी किसिंजर की डिप्लोमेसी के चलते वो इजिप्शियन इजरायली डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। इससे इजराइल मिटला के वेस्ट और गीडी पासेस से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बदले में इजिप्ट भी कैनाल के ईस्ट बैंक से अपनी सेनाएं हटाने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ अनवर सादत को सिनाई पेनिनसुला के वापस मिलने की एक बड़ी उम्मीद दिखती है। इन दोनों देशों के बीच यूएस एक बड़े डिप्लोमेट का रोल निभाता है और पीस टॉक को इनिशिएट करता है। इसी का नतीजा ये निकलता है कि मार्च 26, 1979 को इजिप्ट इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेता है। इस शांति संधि के साथ ही दोनों देशों के बीच 30 सालों से चले आ रहे युद्ध का भी अंत हो जाता है। एक तरफ जहां इजिप्ट इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देता है, वहीं इजराइल इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला लौटा देता है। ये दोनों देश एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बरकरार रखते हैं, लेकिन सीरिया के लिए ये पीस टॉक एक बड़ी धोखाधड़ी बन जाती है। इस शांति समझौते से बाकी अरब स्टेट्स भी इजिप्ट से खुश नहीं होते, इसीलिए 1981 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट का असैसिनेशन भी हो जाता है। लेकिन समय के साथ इजराइल बाकी अरब स्टेट से भी पीस एग्रीमेंट साइन कर लेता है। साल 2005 में इजराइल गाजा स्ट्रिप से भी विड्रॉ कर लेता है। लेकिन सीरिया के गोलान हाइट्स और वेस्टर्न बैंक पर आज भी इजराइल का अधिकार है। मिडिल ईस्ट में इजराइल आज एक बड़ी सुपर पावर बनकर जरूर उभरा है, लेकिन पैलेस्टीनियन आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका देश नक्शे पर केवल नाम के लिए ही रह गया है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।